सचिन से हम लोग शुरू करते हैं सर। Mimicry is a great art of batting. What are you doing? I'm eating jalebi re. ईशांत शर्मा। I just want to say that I'm very happy tomorrow we'll record and I'll play Ishan Sharma. संजीव कुमार साहब की वॉइस के लिए मैंने बहुत मेहनत की एक्चुअली स्पीकिंग। सुनो आरती, ये जो फूलों के बेले नजर आती है ना, दरअसल ये फूलों के बेले नहीं है। ये अमोल पालेकर साहब का क्या है कि सर मैं तो हमेशा यही कहता रहता हूँ कि मेरे पिता हमेशा कहा करते था। क्या बात है सर, तो क्या बात है। रेडियो अद्भुत। फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी, जहाँ पर आप आते हो। जी भाई का खजाने का पता चल गया। उसमें एक लंबा 7 फुट का आदमी था, आबिद, और मुझे पकड़ के हम दोनों को उसके कमर में ऐसा मार रहा था, टपाक टपाक करके। हड्डी 4 बार यहाँ पे लग गया। अरे भाई साहब मत करना। फिल्म का नाम है दीवाने हुए पागल। आने को हाथ मत लगाना, वरना मैं अपने आप को गोली से उड़ा देगा। तो जितना मैं तानिया कम होता है वो आके बोलता तानिया, आई वांटेड दैट। फिल्म का नाम है रावण। बंदे ने जो रजनीकांत साहब का रोल किया, मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। अच्छा, वो रजनीकांत साहब नहीं है? नहीं है, हाँ। ओह। मुझे फोन आया, सुरेश डैडी को हॉस्पिटल लेके गया हूँ, बहुत ही सीरियस कंडीशन में। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, सबको बता देना। मैं रोने लग गया लिटरली। जॉनी भाई मुझे बाहर ले गया रेस्टोरेंट के, और उन्होंने प्रेयर्स की कि अभी फोन करके देख लेना क्या है करके। तो मैंने फोन किया, ब्रदर से बात हुई तो राजेश ने बताया कि यार सुरेश, छोटा सा सीक्वेंस था ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में, आई एम रतन रियम्बस, पूरा पैसा रियम्बस। करण जोहर को लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। डॉक्टर हनी बालकर रेड एफएम में आके रिकॉर्डिंग में कहा कि आई हेट सुरेश मेनन, ही हैज मेड अ करियर आउट ऑफ इमिटेटिंग अदर पीपल। आप में एक्टिंग की भूख अभी भी दिखती है, लेकिन आप फिल्मों में नहीं दिखते हैं। दिल्ली में बोलते हैं गोलगप्पे, मुंबई में बोलते हैं चाय। नहीं करूंगा। बहुत कुछ बोल दिया आपने। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं द रियल ओजी ऑफ डार्क कॉमेडी एंड सटायर, मिस्टर सुरेश मेनन सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आई लाइक द डार्क कॉमेडी वन। नहीं सर, क्योंकि ये जो अभी ये सारी चीजें चल रही है, ये टर्म अभी बहुत फेमस हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत पहले कर दिया था, 90s में ही, जब ये समझ में भी नहीं आता था बहुत लोगों को। वो एक्चुअली अच्छे दिन थे, बिकॉज ज़्यादा इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो लोग ऐसे शेयर करके किसी को मतलब ऑफेंस नहीं लगता था कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या जोक्स मार रहे हैं। तो वो एक लकी टाइम था हमारे लिए। तो थैंक गॉड कि हमने जो करना था सब पहले कर लिया, तो बच गया। तो अभी के जो बच्चे हैं उनको 4 बार सोचना पड़ते हैं क्या बोले ना बोले। तो कॉमेडी वाकई डार्क हो गई है। राइट, और ऑफेंसिव भी हो गई है। ऑफेंसिव तो आई ऑलवेज हैव अ फीलिंग कि जब गाली देते हैं कुछ लोग, अंग्रेजी में गाली थोड़ा सा Sophisticated लगता है। सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, हिंदी में जब गाली देते हैं तो गाली लगता है, लेकिन कुछ लोग गाली देते हैं तो गाली लगती नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि कैसे देना है, कि देना है या नहीं देना है, उसी में लोग फंस जाते हैं। बेस्ट इज टू अवॉइड गिविंग गाली। तो गाली तो वो होता रहेगा, गाली गलौज तो होता ही रहेगा, लेकिन आई डोंट नो, थिंग्स आर चेंजिंग। या तो हम साथ में चले या तो फिर पीछे रुक के ऐसा देख के हमारे ज़माने में वो भी कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू बी विद गो विद द फ्लो, दैट्स ऑल। ओके ओके सर, मुझे पता है कि मिमिक्री एक ऐसी चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है जो शायद कहीं ना कहीं आपको इरिटेट भी करती होगी, कि वही चीज़ बार बार घूम के आ जाती है आपके पास। इरिटेशन होती है कभी? एक्चुअली इरिटेशन ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि पहले ज़माने में एक्टर्स की मिमिक्री करना बहुत मज़ा आता था, क्योंकि सब एक स्टाइल बाय थे। शत्रु साहब, ओ हाँ शाम से कह देना चैन आया था, वो सब बोल के ऐसा निकल जाओ डायलॉग्स एक एक। आज किसी भी हीरो में वो पर्सनालिटी नहीं रहा, वो वॉइस में दम नहीं रहा। या तो आजकल सिर्फ बॉडी बना के अपने से स्टिफ बन के चलना है, बात करना है, वही सब होता रहता है। लेकिन दोज डेज एक्टर्स और हीरोज़ में देयर वाज सम हीरोइज्म, और उनकी मैनरिज्म्स को पकड़ना उस वक्त के लिए मुझे लगता था कि मैं भी देव साहब बन गया हूँ। कुछ देर के लिए हम भी ऐसे बात करेंगे, स्टाइलिश जैकेट पहनेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, गर्मी में 15-20 जैकेट साथ में डाल के हम घूमते रहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज क्या हुआ है कि मिमिक्री थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। स्टैंड अप का जो दौर चल रहा है, तो एक्चुअली आई नो फ्यू स्टैंड अप पीपल हु मुझे देखो, ओ मिमिक्री आर्टिस्ट ऐसे बोलते हैं, मतलब। लेकिन मिमिक्री इज़ अ गॉड गिवन टैलेंट, और इसको हमें जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम यूज़ करेंगे, आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डालना है उस वॉइस को, उसी में मज़ा है।
तो मैं सर ब्लंटली, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे सर, मैं अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे कुछ अभी यहाँ करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये मौका मैं जाने देने वाला नहीं हूँ। सर सचिन से हम लोग शुरू करते हैं सर, कि सचिन अगर अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो सचिन क्या बोलेंगे? यस, डेफिनेटली देखिए कि मिमिक्री इज़ अ ग्रेट आर्ट ऑफ बैटिंग। अगर आप मिमिक्री ठीक से करें पिच के ऊपर तो आपका जो बैटिंग है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जितनी आप मिमिक्री कर सकते हैं आप कभी आउट नहीं होंगे, नॉट आउट रहेंगे, और इसका एग्जाम्पल मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर। ईशांत शर्मा? हाँ देखिए, मिमिक्री जो करना है हमें, तो जिस तरीके से हम बाल डालते हैं लेफ्ट ऑफ स्टंप में या मिडिल स्टंप में, हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि अपना लेग स्टंप ना खो जाए। तो आपको आप देखना पड़ेगा कि मिमिक्री कहाँ करनी है और बॉलिंग कहाँ पे करनी है और स्लो मिमिक्री कहाँ पे करनी है। क्या बात है सर। ईशांत शर्मा की बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ जी। कि आई वाज एक्चुअली वाचिंग न्यूज़, देख रहा था आईपीएल सेकंड और थर्ड सीजन, जब ईशांत दिल्ली डेयर डेविल्स दैट टाइम खेल रहा था और उसमें मैन ऑफ द मैच बन गए थे। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था और बाय चांस टीवी ऑन किया, देखा ईशांत शर्मा बात कर रहा है। एग्जैक्टली 30 सेकंड में वॉइस पकड़ लिया और मैं तुरंत होजे को फ़ोन किया और बोला कि होजे, आई थिंक आई गॉट ईशांत शर्मा's वॉइस। बोले सुनाओ। I just want to say that I'm very happy. Tomorrow we'll record and I'll play Ishan Sharma. तो ही स्टार्टेड लाफिंग, और ये एक पार्टी में युवराज सिंह से मेरी बात हुई और मुलाकात हुई एक्चुअली, एंड मैंने यूवी आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये वॉइस किसकी, आप बता सकते हैं? तो ना हाँ बता बता, सचिन का तो सबको पता था। तो जब मैंने ईशांत शर्मा की वॉइस, वो बहुत जोर से हंसने लगा, वो खुद भी ईशांत शर्मा की मिमिक्री करने लग गए और बोले कि हम लोग बहुत उसकी मजाक उड़ाते हैं। एक तो इतना हाइट बॉलर और काफ़ी एक्सीलेंट बॉलिंग है, इवन टुडे आईपीएल में एज देखिए उनका और बॉलिंग देखिए, Right. काफ़ी यू नो। सो इट्स, कुछ लोगों की वॉइस ऐसे चिपक जाती है, जैसे बोलते हैं ना कैच शॉट मारते हो तो हाथ में कैच चिपक जाती है, उस तरीके से मिमिक्री में कुछ लोगों की वॉइस चिपक किन जाती किन लोगों के की वॉइस चिपकी है सर, एक एक करके अगर आप क्विकली बता सके सर। है। ओ गॉड, धर्मेंद्र साहब की वॉइस। हाँ। मैं कसम, जब भी पॉडकास्ट में बैठता हूँ मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे अच्छा भी लगता है कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि आजकल कोई पूछता नहीं है। पापा, आपको कोई नहीं पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता पापा। 2.5 किलो का हाथ है और 4 किलो का पॉडकास्ट है, दोनों साथ में मिलाओगे 6.5 हो जाता है। वेरी गुड बेटा, तुम्हारी मैथमेटिक्स ठीक है। So, क्या बात है, क्या बात so सनी देओल साहब एंड देन संजीव कुमार साहब की वॉइस के लिए मैंने बहुत मेहनत की एक्चुअली स्पीकिंग। हाँ। तो आंधी फिल्म जी। याद है आपको, उसमें जी, तेरी जी, बिना जी। जिंदगी से कुछ हम्म। शिकवा, तो उसमें एक मोनोलॉग आ जाता है, सुनो आरती, ये जो फूलों के बेले नजर आती है ना, दरअसल ये फूलों के बेले नहीं है। इससे दिन के वक्त देखना चाहिए, दिन के वक्त ये बिल्कुल पानी से भरा रहता है। यू नो। तो वो सुन सुन के मैंने उनकी वॉइस प्रैक्टिस की। अभी वो सेम डायलॉग तो नहीं बोलना था, क्या बात है सर, तो क्या बात है। रेडियो अद्भुत। नो नो, सो ये एक टैलेंट, ओह। इट्स गॉड्स गिफ्ट, दैट्स ऑल। अमोल पालेकर साहब भी आप करते हैं सर। यस, अमोल पालेकर साहब का क्या है कि सर मैं तो हमेशा यही कहता रहता हूँ कि मेरे पिता हमेशा कहा करते, तो हम लोग बोल रहे हो क्रैंक करते हैं डायलॉग बोलने से पहले, तो उनकी हाथ देखेंगे तो आप क्रैंकिंग चालू रहता था उनका। सर आप तो हम लोग उसी को यूज करके हम लोग ने बहुत कुछ मजेदार स्केचेस किए थे हमने ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में स्पेशली। और कभी कभार क्योंकि आज के लोगों को अगर अमोल पालेकर साहब, अशोक कुमार साहब का, तो ऐसे ही देखते हैं हमें कौन। और थैंक्स टू ओटीटी कुछ पुरानी फिल्में वो लोग वापस दिखाना शुरू कर दिया, एंड पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडियन सिनेमा स्टूड फॉर, व्हाट कंटेंट वाज देयर, और कितने सारे एक्टर्स, कैरेक्टर और परफॉर्मेंसेस जो थे अनमैच्ड टिल टुडे। राइट। लेकिन सर यही है कि प्रैक्टिस करते रहो। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा था कि प्रैक्टिस करो वरना तुम छोड़ दो। वाह। ओके सर, अब आपके काम का जिक्र करते हैं एक एक करके। मैंने कुछ कुछ काम आपका चुना है सर। फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी। आपका एक सीन है जहाँ पर आप आते हो और आप बोलते हो शायद कि नानजी भाई के खजाना का पता चल गया है। जॉनी लीवर साहब बोलते हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ू। ये पूरा सीन और इस फिल्म के बारे में सर बताइए कि क्या था। ओ माय गॉड। तो आई डोंट नो, वो जो चौल सीक्वेंस से एक्चुअल चौल में शूट हुआ था और लोअर परेल में, और वहाँ पर पार्किंग वैन्स के लिए बहुत मुश्किल था।
तो सबके लिए सेपरेट वैन्स नहीं आ सकता था। हम्म। तो जितने सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, एक तो लाइन्स नीरज वोरा वाज यूज्ड टू बी वेरी शार्प विद कॉमेडी। उनको हम्म। पता है कि ये फुटेगा नहीं फुटेगा, बोलता था अरे यही बोलना, चेंज मत कर लाइन को। कितनी बार हम सबको अगर लाइन चेंज मत कर, तू अपने स्टाइल से कर, लाइन चेंज मत कर। अगर चेंज कुछ किया तो वापस बोल, 1 मिनट, हाँ, फिर ऐसा सोचते हैं, हाँ, अच्छा ठीक है तो बोल, चलेगा। देन तू क्या बोलेगा इसके बाद? तो ऐसे पूछ, अभी इसके रिएक्शन में तुम क्या बोलोगे? ऐसे पूछते थे एक्टरों से, तो वो बन जाता था वहाँ पर सीन। हम्म। और जॉनी भाई भी एकदम अचानक से, "ए नानजी भाई" ऐसे कर रहे, तो हमें पता नहीं था, कभी कोई नानजी भाई भी कर सकते थे, लेकिन नानजी भाई जो उसमें सब लोग, वो एनर्जी जो सेट पे हो जाती थी उस वक्त। कीकू शारदा भी थे, सुनील पाल भी था उस फिल्म में। हम लोग सब लोग एक ग्रुप बन गए थे। वो भी थे जो दिलीप कुमार साहब की मिमिक्री किया करते आबिद थे। आबिद सैयद, बिल्कुल वो भी थे। तो बहुत मजा आता था हम। और फाइट सीक्वेंस में तो इतना मजा आता था, उसमें एक लंबा 7 फुट का आदमी था जिसका अपने चेहरा देखा नहीं अच्छा, हाँ, पूरी चेहरा दिखाया ही नहीं। लेकिन उसने आबिद और मुझे पकड़ के हम दोनों को उसके कमर में ऐसा मार रहा था, टपाक टपाक करके। तो एक्टर नहीं था वो, तो उसको पता नहीं कि यहाँ तक ले आओ, छोड़ दो, हम लोग मैनेज करेंगे। वो मारता था, हड्डी 4 बार यहाँ पे लग गए उन्हें, भाई साहब ये मत करना, आराम से कर, मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन अरे वो तो करना पड़ेगा। और वो एक्चुअली वो 7 फुट, तो वैसे हम लोग को ऐसे भी उनके सामने जाने से थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग होते थे, बोले हाइट अपनी इतनी नहीं है। तो बोला एक बार पैर को ऐसा कर, मैं नीचे से भागने की कोशिश करता हूँ, ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ बन जाता था। तो आई थिंक इम्प्रोव जो बोलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन, काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पे। नीरज वोरा साहब लाइंस के पक्के थे, उनको पता है व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। अगर उन्होंने बोला चल 1 मोर टेक, पहले का लाइन में जा, चुपचाप सब लोग उनको फॉलो करते थे। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर साहब वो थे, and वो जो बोलते थे हम लोग सुनते थे। यस, यस, यस। एक और इसी तरह की पिकनिक वाली फिल्म आपने किया। फिल्म का नाम है दीवाने हुए पागल, और और आपका कैरेक्टर वीरप्पन सनी। ये कैसा नाम है? फिर आपकी वो जो मूंछ जो है वो वो उस वक्त मैं एक शो करता था ईटीसी के लिए, कॉल्ड पांडे पिल्ले, और अच्छा। साजिद के शो में हम लोग इक्के पिक्का में भी वो मूछ में काफ़ी यूज़ किया था। फिरोज भाई से जब मैं पहली बार, उन्होंने उस फिल्म के लिए बुलाया और उनके ऑफिस में जाकर उनसे बात हुई, तो बोला कि सुरेश मैं चाहता हूँ कि तुम वो विग और मूछ के साथ रोल करो। ये बोला रोल क्या है? बोला कुछ नहीं, साउथ इंडियन कैरेक्टर है। बोला अच्छा अच्छा, ओमपुरी जी जो पंजाबी है उनके बेटे हैं। बोला तो बोला अरे बाप रे, रियली? तो पंजाबी बाप का साउथ इंडियन। साउथ इंडियन बेटा। फिर लास्ट में एक सीन शूट किया था कि वो ओमपुरी जी को डाउट भी होता कि ये है कौन ये, एंड वो एक सीन शूट किया था वेयर द वाइफ इज गोइंग टू से कि एक्चुअली सनी, हाँ बोल सनी किसका बेटा है, तो उससे पहले वो मर जाती है। तो वो एक सीन शूट किया था, लेकिन लेंथ की वजह से वो रखे नहीं उन्होंने। लेकिन बहुत बहुत फनी था। विक्रम भट्ट साहब ने मुझे बोला कि मेरा एक स्कूल का टीचर है, तो तू ताड़ियाँ ऐसे मत बोल, ताड़ियाँ। तो जितना मैं ताड़ियाँ कम होता है, वो आके बोलता ताड़ियाँ, आई वांटेड दैट वे सुरेश, ताड़ियाँ ताड़ियाँ। तो वो थानिया थानिया इतना बन गया, थानिया, कि आज भी लोग जब पहचानते तो थानिया तो सुनने में मिलता है मुझे। तो इट वाज अगेन व्हाट अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स। सुनील शेट्टी को देखा होगा आपने, मैंने सुनील शेट्टी साहब को इतना बढ़िया कॉमेडी करते हुए नहीं देखा। जब वो लंगड़े बनकर आते हैं वहाँ पे, और जो उन्होंने मूवमेंट लिया है, और ये सब ऑन द स्पॉट। अन्ना भी कुछ कम नहीं है, अन्ना को पता चला कि कंपटीशन है, तो अपना चालू बंदूक निकाल के पिटारे से चालू कर देता कि मैं भी करूंगा। तो इतना मजा आ गया सब लोगों को, एंड हंसी मजाक बहुत होता था सेट्स पे। लेकिन शॉट के टाइम सब लोग, विक्रम भट्ट थोड़ा सीरियस डायरेक्टर भी है, बट मजा क्या है, लेकिन एक्शन सब लोग पहुंच जाते थे वहां पे। शाहिद कपूर, बच्चा तो अभी भी लगता है, लेकिन और भी तो बच्चा, क्यूट सा बच्चा लगता था तभी शाहिद मुझे कपूर। वो सीन याद आता है सर, जहाँ पे सबकी असलियत खुलती है। शाहिद कपूर आते हैं, वहां से फिर वो परेश रावल साहब निकलते हैं, फिर सुनील शेट्टी साहब आते हैं, और आप भी अपने गैंग के साथ वहां पहुंचते हो। आबिद ही था उसमें भी। मुन्ना ना मुन्ना। राइट। और वहां पे ओमपुरी साहब भी पहुंच जाते हैं। हाँ, अरे एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जी। और द क्लाइमैक्स जो हमने जी। शूट किया है। क्लाइमैक्स हम लोग शूट कर रहे थे रसल खैमा में, अच्छा। और फिल्म में रिमी सेन को लेकर भागा हूँ मैं।
सब लोग भाग रहे हैं मेरे पीछे, पुलिस वुलिस, हीरो हीरो सब मेरे पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन हम लोग रसल कैम्प पहुँचे उस रात को जॉनी भाई ने कहा कि सुरेश, ये थोड़ा-सा सीरियस है लेकिन बोलना ज़रूरी है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हाँ। जॉनी भाई ने कहा कि अन्ना जाके हम लोग साउथ इंडियन मलबारी खाना खाएगा क्या? मैंने ठीक है जाते हैं। तो वहाँ पे खाने बैठा, खाना जब आया टेबल पे साउथ इंडियन फूड, और मुझे फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि सुरेश डैडी को हॉस्पिटल लेके गया हूँ। बहुत ही सीरियस कंडीशन में, और उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, सबको बता देना। उन्होंने कहा बता देना, बुलाना नहीं बुलाया। तो उसने फ़ोन किया तो मैं ऐसे वो सुनते ही मेरे मैं रोने लग गया लिटरली। तो इट वाज़ सो सैड बिकॉज़ 2-3 इयर्स बिफोर आई हैड लॉस्ट माय मदर एंड आई वाज़ नॉट रेडी कि डैडी भी निकल जाए। तो अगस्त में हुआ था 2002। या 18 अगस्त। करेक्ट। अरे बात, यस थैंक यू। 18th अगस्त मॉम की देहांत हुई, उसके बाद डैड का 2005 की बात कर रहा हूँ, तो मैं रेडी नहीं था, तो रोने लग गया। तो जॉनी भाई मेरा हाथ पकड़, अन्ना क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया, तो जॉनी भाई बोला, ब्रदर मैं आजकल तो पता है ना मैं क्या करता हूँ, मैं हीलर बन गया हूँ, मैं प्रेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे बाहर ले गया रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट स्पेस में, और उन्होंने प्रेयर्स की, और उसके बाद हम लोग खाना खा के हम लोग निकल गए, और मैंने किसी को बताया नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग 7 बजे सब लोग रिसेप्शन में पहुंच गए थे, शूट पे जाना है, हेलीकॉप्टर वाला सीन लेना, और मुझे अंदर से बुरा भी लग रहा था, कुछ हुआ तो क्या करूं? एक डिसीजन होता है ना कि उस वक्त एज अ सन व्हाट डिसीजन यू कैन टेक। ऑफ कोर्स माय ब्रदर्स वर देयर इन बॉम्बे, तो मैं चुप बैठा था बहुत देर तक। तो अक्षय आया, सुनील शेट्टी आया, और उन्होंने सबने मुझे यूर ओके ना, यूर ओके ना। तब मुझे जॉनी भाई ने मैंने बता दिया, अच्छा नहीं लगता ना, नहीं बोलेगा तो बोला ठीक है। तो फिरोज भाई आया, बोला कि बेटा तुम ठीक तो ना? बोला मैं ठीक हूँ सर। सोए मेरा बिल्कुल नहीं सोया, रात भर ने नींद नहीं आई। तो बोला अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए तो बोलना, कि अभी फ़ोन करके देख लेना क्या है करके। तो मैंने फ़ोन किया एंड ब्रदर से बात हुई, तो राजेश ने बताया कि यार सुरेश, मिराक्युलसली जो मेन ब्लॉकेज था उनके आर्टरी में वो निकल गया है। ओह! एंड तो बोला ठीक है, थैंक गॉड, है नो, सो ही इज़ ओके ना? तो बोला रुक रुक, डैडी बात करना चाहते हैं। हम लोग भाई लोग हिंदी में बात करते हैं, तो डैडी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फ़ोन लिया, डैडी ने फ़ोन लेकर एक बात उन्होंने कही उस वक्त कि बेटा मुझे कुछ भी हो जाए, तू सिर्फ एक प्रॉमिस कर कि तू अपनी फिल्म छोड़ के वापस नहीं आएगा, डू नॉट कम बैक, बिकॉज मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब तक तू पहुंचेगा मैं तो नहीं रहा हूँ, तू मुझसे बात नहीं कर पाएगा, इट्स जस्ट अ बॉडी। सो डोंट बी इमोशनल, डोंट कम बैक, आपका काम खत्म करके ही वापस आना, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे राजेश है, हरीश है, और कोई नहीं है तो श्रीनिवास है। तो डोंट, वो रिचुअल्स में फंस मत जाना, उसके बाद आने के बाद जो करना है तू कर ले, लेकिन मत आना। मैं सोचा कि ये डैड ने फिलॉसफी दी उस वक्त कि कि डेथ इज समथिंग जो होता है, यू कैन नॉट प्रिवेंट किसी का भी, लेकिन अगर आप किसी और का नुकसान उस डेथ की वजह से कर रहे हो तो इट्स नॉट राइट फॉर पास्ट वे पर्सन सोल। तब मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट ही इज सेइंग इज लॉट ऑफ फिलॉसफी, एक स्पिरिचुअलिटी है उसमें, और जो जाकर उस लास्ट क्लाइमैक्स के सीन में मैडनेस या भाग दौड़, काफ़ी कुछ कटा हुआ सीन, बिकॉज बहुत लंबा क्लाइमैक्स शूट किया था, बहुत मेहनत से शूट किया था, लेकिन मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ सीन के अंदर शामिल था, बिकॉज डैड का इन वर्ड्स की वजह से। और जब एक्चुअली डैड की देहांत हुई 2008 में, तभी मैं फ़िल्म शूट के बीच में था। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ़िल्म है, होप कोई तो ओटीटी में आ जाए। विनय पाठक, संजय मिश्रा, विजय राज, सब महान महारथी लोग, हेमंत पांडे, कॉमेडी फ़िल्म सिक्स ऑफ अस। तो उन्होंने कहा घर पे आके, बोला कि अगर आप चाहें तो हम, कौन सी फ़िल्म थी ये? इट वाज़ कॉल्ड डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी। बाद में हुँ। मिस्टर ब्लैक या व्हाइट किया था उन्होंने। ओके, ओके, हाँ। उसको रिलीज़ हुआ था फ़िल्म 3 दिन चली, लेकिन इट वाज़ वेरी फनी फ़िल्म, इट्स स्टिल वन ऑफ द फनीएस्ट फ़िल्म्स दैट आई हैव डन। सो उस वक़्त मैंने कहा कि नहीं, डैड ने बोला है कि तू मेरे वजह से कोई छुट्टी-वुट्टी नहीं लेगा, तू शूट करने जाएगा, तो मैं शूट करूँगा। तो नेक्स्ट डे इटसेल्फ वी स्टार्टेड शूटिंग। तो डायरेक्टर आके पूछा, "कन्ना, हाउ डू यू मैनेज? आई नो दैट यू आर वीपिंग फ्रॉम इनसाइड, लेकिन हाउ डू यू मैनेज?" मैंने, "नो, आई हैव टू डू दिस। इफ आई स्टार्ट क्राइंग और इमोशनल हो जाता हूँ और आपके फ़िल्म का थोड़ा टाइम दीजिए मुझे", वो करने शुरू किया तो माय डैड वोंट बी हैप्पी। प्रैक्टिकल मैन, आई एम हियर, सो डोंट, व्हाटएवर यू वांट मी टू डू, यू मेक मी डू, आई एम ओके विद इट। तो लेसन्स ऑफ लाइफ भी होती है, जब हम फ़िल्में करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक बिकॉज़ ऑफ माय डैड मैं बहुत काम हो चुका हूँ उसके बाद, बहुत काम। आप हील कर चुके हो अंदर से?
100% हो गई है अंदर से। देखिए, व्हेन यू लूज समबडी सो क्लोज, लाइक आई रिमेंबर माय मॉम पास्ट, माय सन वाज बोर्न इन 5 months, ही वाज 3 months प्रीमेच्योर, टच एंड गो, आई वाज शूटिंग दैट टाइम आल्सो। और मैं अब उस दिन किसी को कह रहा था कि यार शिव इतना प्रीमेच्योर था कि इतना सारा अपने को खर्चा करना पड़ा कि मैंने जो कुछ चाहना मैं सब उठाता था। और एक दिन आके वो मुझे मुझे पूछ रहा कि पापा कैन आई यूज योर रेजर, एंड आई लुक्ड एट हिम, ये बड़ा कब हुआ? You know, it has just gone. It has just gone. Those days are gone. I try to remember कि कितना खेला हूँ मैं, मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा नहीं किया। My wife, लेकिन she was strong, she was with him all the time. तो तू बाहर जाके काम कर, मैं संभालती हूँ उसको। तो ऐसा माहौल में, और see, these are क्या बोलते हैं, हमें लगता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कितने सारे लोग हैं वो गो थ्रू द सेम थिंग, और लोग बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते, उनका अंदर ही रख के लोग रहते हैं। तो अगर वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते। देयर इज नो एक्सक्यूज। सो आई बीन ब्लेस्ड, आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, दैट्स इट। बिल्कुल सर, आपने कहा कि आपके पिताजी ने आपको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना काम छोड़कर मत आना। लेकिन उसी पिताजी को किसी ने एक दफ़ा फ़ोन किया था जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे कि मिस्टर मेनन, आप अपने बेटे को इंडस्ट्री में मत भेजिए, क्योंकि आपका बेटा लड़कीबाज, दारूबाज और नशेड़ी हो जाएगा। बिल्कुल उन्होंने किया था, और यही बात तो मैं डैडी को बोला, डैड ऐसा नहीं है। बोला नो नो, आई नो, वो खालसा कॉलेज में पढ़ने आए थे 1941 में, 1932 के बॉर्न, 1941 में मुंबई पहुंचे, और यहाँ पे आंटी के साथ रह रहे थे माटुंगा में। वो आदमी इतना कुछ देखा है कि वॉज क्वाइट मॉडर्न इन थॉट्स, बताते नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो हंसने लगा कि ऐसा बोल रहा है करके। तो मैं डैड को बोला ठीक है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा मेरे स्टैंड अप में, कॉमेडी में। तो आज मैं वही कहता हूँ कि दे वांट कि दारूबाज, नशाबाज और लड़कीबाज बनेगा। थैंक गॉड दे वर राइट। तो नहीं तो यू डोंट सी लाइफ, नो यू डोंट सी लाइफ। इंडस्ट्री की वजह से मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एंजॉय किया है। जितनी सारी पर्सनल ट्रेजेडीज हुई है लाइफ में, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट आई थिंक इंडस्ट्री में रहने से आई वॉज एबल टू फेस इट मच बेटर, बिकॉज माई कॉमेडी आई वॉज एबल टू फेस इट मच बेटर। मॉम की डेथ के बाद आई स्टिल रिमेंबर कि अंदर, अब जब आपके कॉमेडी स्ट्रीक हो तो समहाउ वो एक बाम लग ही जाता है आपके ऊपर, अंदर से लग जाता है, अंदर हीलिंग हैपेंस। आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग, मम्मी को लेके जाने वाले थे हम लोग, मैं रो रहा था, पीछे एक बंदा आया एकदम कानपुर का था, और उसे टैप किया, तो मैं पीछे देखा, ये मेरे से ज़्यादा दुखी क्यों लग रहा है? तो मुझे उसमें थोड़ा हँसी है, तो मैं ऐसे हाथ रखा, तो वो मेरे को बोल रहे पांडे साहब, उनके नाम पांडे साहब बोल रहे कि सुरेश भाई बताए नहीं। तो मैं उसको देखा कि मैं उसको बोलने लगा, तो मम्मी ने मुझे भी नहीं बताया। तो ये मेरा रिटॉर्ट दिमाग में आया, और मुझे ज़ोर से हँसी आया। मुझे मालूम है कि अगर मैं हँसने लगूँ यहाँ पे, पब्लिक को लगे मैं ये तो गया काम से, आई वाज़ ऑलरेडी सो इमोशनली ड्रेन्ड। लेकिन आई लुक्ड एट मॉम एंड सेड, मॉम आई एम श्योर कि आपको मेरे अंदर का यही चीज़ अच्छा लगे, तो प्लीज़ ब्लेस मी, एंड आई एम डोंट वांट टू लूज़ यू एवर। तो आज भी अगर मुझे बहुत सारा टेंशन होता है लाइफ में, या कुछ लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सपनों में माँ-बाप आ जाते हैं, मेरे साथ बैठे रहते हैं, बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं नहीं गए, और वो वॉइस मेमोरी में है ना, तो वही वॉइस से बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। माय ग्रैंडमॉम, माय मॉम एंड डैड, माय अंकल, जिनके साथ हम लोग सब लोग साथ में जॉइंट फैमिली में बड़े हुए थे, दे ऑल कम एट वेरियस टाइम्स। जब भी लाइफ में कुछ ठीक नहीं जा रहा हो, तो वो लोग आ जाते हैं क्या? किसी भी हालत। तो लगने की सन डोंट वरी, वी आर हियर। ओके। माँ का देहांत हुआ था और आप पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे थे। इसी बीच 7 सितंबर 2002 को आपको एक फ़ोन आता है, वो रेडियो से होता है। उस एक कॉल का ज़िक्र करना चाहेंगे आप कि उस कॉल ने कैसे आपकी दिशा और दशा बदल दी? फिर बिल्कुल। रेडियो में आप एक बहुत बड़ा नाम हो गए उसके बाद। वो उसको क्या कहूँ मैं, उस दिन को जब मैं तो सर रूपाली जो स्टेशन हेड थी रेड एफएम की, तो उन्होंने फ़ोन किया था, और कुछ मम्मी के देहांत के एक दिन पहले मैं एक ऑडिशन दिया था रेड एफएम में, जो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो चाह रहे थे कि मैं जाके इंटरस्टिशल्स बनाऊँ, छोटे-छोटे मतलब जोक्स। सो आफ्टर 20 डेज़ शी, आर यू ओके टू कम एंड मीट? एकदम डर-डर के पूछ रहे थे, 18th अगस्त एंड 7th सितंबर। तो बोला नो नो, आई वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस, आई विल कम। तो मैं गया वहाँ पर, और बातें की, और काफ़ी हँसी मज़ाक हुआ, तो आई वाज़ फीलिंग लाइव अगेन। तब होज़े
स्टूडियो से बाहर आया होजे, मैं अभी भी बोलता हूँ कि वाइट टी शर्ट इनसाइड, लॉन्ग कुर्ता, बियर्ड ऐसा, और फुल ऑफ हेयर, ऐसा यंगस्टर। उसको ऐसे ही देखा तो अरे यू नो हिम, ही इज होजे, ही इज आवर आफ्टरनून जॉक। थोड़ा हाँ, इन्हीं को सुन रहा था, रेड एफएम अंग्रेजी में हुआ करता, राइट। बोला अरे इन्हीं को सुन रहा था मैंने, बहुत बढ़िया वॉइस है यार इसका। तो आए थे, अरे होजे इज अ बिग फैन, ही जस्ट ऑडियो। अरे रियली यू आर लाइंग नो। देन वी, वो एकदम शाइली बोल के हाँ। चला गया। तो रूपाली ने कहा कि हे होजे व्हाई डोंट यू एंड सुरेश जैम, कुछ हम्म। देर के लिए आप लोग जैम कीजिए स्टूडियो के अंदर। तो बोला ठीक है। हम्म। तो स्टूडियो के अंदर गया, और जब 3 घंटे के बाद हम लोग दोनों बाहर निकले स्टूडियो से, तो लोग बाहर लोट-पोट हो रहे थे, हँस रहे थे। वो रूपाली केम एंड सेड, "कैन यू डू दिस एवरी सैटरडे?" और क्या कर रहे थे अंदर आप लोग? हम लोग पता नहीं वो इंग्लिश में बात कर रहे, तो मैंने कैरेक्टर्स क्रिएट किया ऑन द स्पॉट। डॉक्टर हनी बालकर का कैरेक्टर तब बना हुआ है। हनी बालकर वाज़ हेयर डिज़ाइनर। कैसे बात करते थे वो? My God, I cut hair, lot of people's hair I cut, and it's so difficult nowadays. People don't understand it all now. So this is Ojas Rajani. I imitated him. Sachin's voice came. Sachin, Yes, yes, definitely. We should play more cricket. Cricket is where वर्ल्ड कप आने वाला था 2003 में, और ये 2002 की बात है। तो the preparation are going on. What are you doing? I'm eating jalebi re. सो वो सब इतनी सारी बातें हुई, अजीब बातें हुई। सारे जितने एक्टर्स का पिटारा था, सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे उस दिन शो में। मुझे बहुत मजा आया, दिल हल्का हो गया। वापस आके जब ये सुना कि कैन यू डू दिस एवरी सैटरडे, सैटरडे जैम शो का नाम, विथ सैटरडे जैम विथ होजे एंड सुरेश मेनन, रेड इन द हेड दैट। और इट गॉट मी आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। और जब बेस्ट पार्ट था, शिवू जब का बर्थ हुआ, ही वॉज बोर्न ऑन 2 जनवरी, और मैं एनआईसीयू में जाता था बच्चे से मिलने के लिए, तब वहाँ पे रेड एफएम चालू रहता था। ओह! और सिस्टर लोगों को पता नहीं था कि ये आवाज़ मेरी है। तो रिकॉर्डेड वॉइसेस जो आते थे, और बाद में उनको पता चला, देन दे तो रेडियो को शिवू के पास रखा और बोला कि अच्छा है, पापा का वॉइस सुनने दो, वो हेल्दी हो जाएगा। थैंक गॉड, टचवुड, काफ़ी हेल्दी है। आपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स भी तो किया था ना सर? मुझे याद आता है एंग्री गणेशन करके। एंग्री गणेशन, कैसे कितना था वो? एंग्री गणेशन, बाप रे, एक सेकंड, इसके लिए पानी पीना पड़ेगा। क्योंकि हाई नोट चला जाता है उसका। एंग्री गणेशन का एक ही मकसद था, जो भी रूल्स डालते हैं बच्चों के लिए, उस वक्त बहुत चल रहा था कि डिस्को विस्को में जा रहे हैं तो शट डाउन करो 12 बजे 10 बजे मुंबई में। तो मैंने कहा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, पीपल आर सेइंग शट डाउन डिस्कोस, आई वांट टू से व्हाई शट डाउन डिस्कोस, डिस्कोस शुड बी ओपन टिल 4 in the morning, till 4 in the morning, don't have bottles over there, have books over there, people can take the books and they can start study. वाह! पानी पीजिए सर। बाप रे, उस टाइम पे एक बस नहीं था। याद रखिएगा, वीकेंड का शो था, तो 5-6 बार, देखिए कोई लड़ाई नहीं करा, क्या समझ रहे हो आप लोग, सबको लगा कि यहाँ झगड़ा हो रहा है। तो एक वॉइस, एक रिकॉर्डिंग नहीं था, आई हैड टू डू 8 एटलीस्ट। उसमें से 5 या 6 यूज करते थे, कभी 8 के 8 यूज हो जाते थे। ओह! लेकिन वो उसके बाद में ऐसे रुकता था, बैंड बज जाती थी। थक गया। इसलिए चिल्लाना जरूरी नहीं है। नहीं है। एक और कैरेक्टर था, कमला का हमला करके शायद आता था। यस, जब हम लोग हिंदी स्टेशन बन गए, तब उन्होंने कहा, और एंग्री गणेशन तो था ही, लेट्स डू समथिंग एल्स। तब जितने सिग्नल्स में वीरा देसाई के वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर थी, ट्रांसजेंडर थी, उनका नाम था कोचिन प्रिया। एक बार, कोचिंग प्रिया? हाँ, कोचिन प्रिया। तो वो काफी इक्के पिक्का में यूज किया था, क्या क्या नाम रहता था, मैं कोचिन प्रिया, क्या करते रहे, मैं कोचिन में रहते हूँ, कोचिंग करती हूँ। ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी आप पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री आप पढ़ाती है, साहित्य एक ऐसा, और कभी मैथ्स भी पढ़ाती है। बोला, अच्छा क्या बात कर रहे हैं। तो उस वॉइस को लेकर मैंने डिसाइड किया कि सिग्नल में हमें तो मिलते ही हैं, जी। लेकिन अगर एक्टर्स को मिलेंगे, तो स्टार्स को मिलेंगे, तो उनके साथ क्या मजाक हो सकता है। तो जितने सारे लोगों को मिलता था वो सिग्नल पे, कमला सबकी धज्जियां उड़ाता था। जैसे? इतना, और राजू, उस दिन मैं सिग्नल में खड़ी थी, अचानक गाड़ी खिड़की तोड़ नीचे आया, अंदर झांक के देखा तो
अरे अपना अनिल कपूर है पूरा क्या रहा है अनिल कपूर कैसा रहा तू राजा कैसा चल रहा है तेरा तो बोला नारा सब ठीक चल रहा है कमला बोला क्या रहा तू इतना बड़ा अब नायक बन गया बड़ा बड़ा पिक्चर कर रहा है मेरे को हाई भी नहीं बोलता है और नारा कमला मैं थोड़ा बिजी हूँ बोला क्या रहा बिजी बिजी शॉर्ट का बटन तो डालना रहा इतना तेरा छाती का बाल है 2 दिन पहले मैंने देखा जिराफ बाहर आ गया था अभी शेर दिख रहा है उसके अंदर तू क्या कर रहा छाती का बाल काट देना ऐसा निकालेगा अच्छा से जाने का रहा तो बोला नारा कमला मैं करता हूँ अच्छा है तो बोला अच्छा है तू अभी भी इतना एज में भी बहुत जवान लगता है आशीर्वाद तेरे को दिया मैंने जा रहे तो हैप्पीली जा ऐसा करके उसको छोड़ दो। वो क्या बात है सर। देखिए अंदर से सब लोग निकल गए देखने के लिए। राजू लोग ही निकले। ये होती है सर परफॉर्मेंस सर कि मतलब ये लोग अपना काम कर रहा था सर। ये अनमोल है सर, ये हमारा सोशल मीडिया देखता है सर। अरे क्या रहे दिक्कत है रहा। ये बाहर निकलता नहीं है लेकिन निकल गया ये। तो ये बात है सर। यू नो ये विवाद भी हुआ था बीच में कि एम आई मेकिंग फन तो आई नेवर मेड फन ऑफ एनीवन जितने कैरेक्टर्स मैंने किया दे वर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दे वर इंस्पायर्ड बाय समवन तो पार्टनर में भी जब रोल किया था बिकॉज आई यूज्ड टू डू एक छोटा सा सीक्वेंस ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में हाई एम रतन रियम्बस पिक्चर देखने गई थी अगर पिक्चर अच्छा था तो पैसा वसूल नहीं तो पूरा पैसा रियम्बर्स आई एम रतन रियम्बर्स ऐसा हम लोग ने कैरेक्टर क्रिएट किया था इट वाज बेस्ड लूज्ड इन ऑस्टिन पावर meets Ojas Rajani, effeminate. That's it. हाँ You know, and the pink clothing, it was nothing to make fun of anyone. No, but people thought I was making fun of Karan Johar. Karan Johar को लगा कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ. डॉक्टर हनी बालकर रेडियो स्टेशन में क्या तो रेड एफएम में आके रिकॉर्डिंग में कहा कि आई हेट सुरेश मेनन. He has made a career out of imitating other people. ये ऑन एयर भी जा चुका था उस वक्त. I didn't feel bad. See, also Karan is also very acidic in his tongue. उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. लेकिन ऐसा नहीं कि आई एवर वांटेड टू मेक फन बिकॉज आई बिलीव एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल शुड बी टुगेदर. अगर कमला हिट हो गई बिकॉज कमला अपने पर मजाक नहीं करे दूसरों की वाट लगा रही थी वो इतना फेमस हुआ था कमला कि जब एक्टरों के साथ कहा यार तू मुझे तो बख्श देना यू नो ऐसे बोलते थे बड़े बड़े एक्टर्स. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. देखिए वो भी हंस रहे हैं। सर रेडियो का जो एक फेज था वो तो आपने एंजॉय किया ही है. फिल्मों का जिक्र हम लोग कर रहे थे. एक फिल्म का जिक्र मैं और करना चाहूँगा. फिल्म का नाम है रावण. उस फिल्म में एक सीन है जहाँ पे शाहरुख खान साहब गुंडों को पीट रहे होते हैं और पीछे से आपकी कमेंट्री चल रही होती है. और उस सीन के एंड में फिर रजनीकांत साहब आते हैं, वो क्रॉसओवर होता है. मेरे को आप ये बताइए, एक तो ये बताइए कि रजनीकांत साहब आ गए और आप इस तरह करके झुकते हो, वो पूरा सीन का क्या माहौल था और क्या वो सब चीज लिखी हुई थी या इम्प्रोवाइज आप कर रहे थे कि कुछ हुआ तो बीच में एक आप पंच डाल दिए? हाँ तो अनुभव जी डायरेक्ट कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सुरेश को कुछ बनाते ना यार ना तू वहाँ पे बैठ के ऑब्जर्वर जैसे कमेंट मारते रहना कुछ भी जो मन में है तो कमेंट कर. जब मैं तेरा क्लोज लूंगा ना जितना तेरा कमेंट्स है तो बोलते जाना. तो मैं करता गया हो और कभी कभी वाइड शॉट में बोलता था तो बोला अरे एक सेकंड क्या बोला शाहरुख भी पूछा अरे क्या बोला यू नो एंड दे यूज्ड टू देन स्टिच इट टुगेदर. और बाद में वो रजनीकांत साहब आए तो मैं तुरंत ऐसे हो गया यू नो नेचुरली. और उस बंदे ने जो रजनीकांत साहब का रोल किया मैं उनको अच्छी तरह से जानता था. वो आते थे ऐसा रजनी साहब आ गए वो ऐसे सिगरेट सब लेके सब स्मोक नहीं करते ऐसे ऐसे ही इसको देख के हम लोग सब हंसते थे बिकॉज इतना अच्छा करता था नकल हो एंड वी यूज्ड टू एंजॉय. देयर वर रूमर्स कि शायद रजनीकांत साहब खुद आने वाले हैं ऑल सब कैमियो के लिए छोटा कैमियो. ही कुडंट मेक इट. अच्छा वो रजनीकांत साहब नहीं है? नहीं है. हाँ ओह तो अच्छा ये अभी बोल सकता हूँ आई थिंक. हाँ नहीं ऑफ कोर्स. अच्छा ओके. फिर उनका पूरा ये लाइकनेस सब डाल के उनको करा बिकॉज रजनी साहब वाज नॉट कीपिंग वेल दैट टाइम. इट्स अ नोन सीक्रेट आल्सो इन द इंडस्ट्री. सो लेकिन बहुत मज़ा आ गया. और क्योंकि मुझे देखना था रजनी था और मैंने ये भी ऑफर किया सर मैं ही करता हूँ रजनी सर का रोल भी. यू नो मैं बहुत करता था भी रजनी सर का एक से बोले दो से बोले तीन से बोले 4 यू नो इधर वापस नहीं आएगा तो तेरे को मिलेगा 4 पंच मार समझा हट जाओ इधर से ही यू नो ऐसा मैं बहुत कर मुझे बहुत शौक था करने के लिए रजनी साहब का स्पेशली यू नो ऑल दैट स्टाइल बाय आइकॉनिक. इवन अभी जेलर फिल्म देख रहा था मैं इतना बढ़िया को चल
चल के आ रहा है हाई स्पीड में, एक चश्मा ऐसा साइड में रखे। तो उसके बाद से जब ऑफिस यहाँ पे कंसल्ट कर रहा था, मैं चश्मा को साइड में रख के ऐसे ही अंदर जाता था, जस्ट फॉर अंदर से अच्छी फीलिंग आती थी बस। तो फील लेने के लिए। बट स्टाइल बाय, टोटली स्टाइल बाय, हम्म, एंड अगेन हम्बल। हम्बल, यस। Sorry. टू हम्म। सर, रावण की बहुत बात होती है अभी सोशल मीडिया पे कि जिस लेवल का वीएफएक्स उसमें यूज हुआ था, उसके बाद अभी तक हम लोग उसको टच नहीं कर पाए हैं। तो आपने चूंकि उस फिल्म पे काम किया है, तो किस तरह का प्रोसेस आप देखते थे वहां पे, मतलब? अरे एक अच्छा हुआ आपने पूछा, जी। मुझे बंदे का नाम याद नहीं यार, लेकिन वो अपना लैपटॉप लेके बैठता था वहां पे। जी। अभी एक सीक्वेंस है वहां पे फुटबॉल वाला, हम्म। वो फुटबॉल लेके चारों धाड़ 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 सबको घुमाता है, उसमें शूट कर रहा था, मैं भी था वहां पे, कोई फुटबॉल नहीं था, ओह। कोई फुटबॉल था ही नहीं। वो पूरा सीन शूट शूट हुआ है, और बाद में ये, अरे यार नाम क्यों याद नहीं आ रहा, तो ये बैठ के वहां पे टाक 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 करके काम कर रहा है। मतलब सुरेश, यू सी दिस आफ्टर आई फिनिश लंच के बाद अराउंड 4 बजे, शाहरुख, हम लोग सब लोग बैठ के और देख रहा था। मतलब वाह मैन, अमेजिंग, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फुटबॉल एक्चुअल में नहीं है वहां पर। इतना बढ़िया काम। रेड चिलीज का जो वीएफएक्स डिवीजन है, अहेड ऑफ इट्स टाइम, वही मैं कहूँगा, बहुत है। एंड आई थिंक टुडे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वीएफएक्स में पैसे स्पेंड करने के लिए लोग थोड़ा पीछे हटते हैं, बट उनको करना चाहिए यार। वीएफएक्स इतना बढ़िया हुआ है, इतना अच्छा यूसेज हुआ। कितनी सारी फिल्में हॉलीवुड में सिर्फ ग्रीन स्क्रीन में बना रहता है, मतलब ये तो अच्छा है यार, पूरा एसी स्टूडियो में काम करो, गर्मी में बाहर नहीं जाओ, ऐसे लगे कि वहाँ पे धूप चल रहा, आपके मुंह पे स्प्रे कर दिया, अब ये करो, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बाहर जाके शूट करो, और बाहर आउटडोर में ज़्यादा एचएमआईज लगते हैं। बड़े बड़े कैमरामैन दे यूज्ड टू बिलीव कि वो लाइट को बीट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एचएमआईज लगाना पड़ेगा। बधाई हो बधाई, फिल्म अनिल कपूर साहब के साथ जो किया, उसमें एक सीन है, और उसमें आपका लुक पंजाबी आप बने हुए हैं, और वो बच्चे वाला जो है वो था, और right? चोंडा, और उसमें सरदार विद मलयाली एक्सेंट, और कैसे बोलता था वो? ए राजा तेरे को बोला ना मैं एकदम सॉफ्ट स्पोकन था वो। लेकिन सतीश कौशिक जी ने डिसाइड किया, क्योंकि मुझे बुलाया गया था और बोला कि पंजाबी कैरेक्टर है, सरदार का रोल है, तो मैंने सतीश जी को बोला, सतीश जी ये एक वॉइस और टोन मुझे अभी तक नहीं मिला है, अगर ये कोशिश करूँगा तो मेरी साउथ इंडियन करियर भी खत्म हो जाएगी। तो वो बोले अरे नहीं यार, तू करेगा, इतना अच्छी टाइमिंग है तेरी, इतनी अच्छी टाइमिंग है, तू करना, कुछ करना। तो सडनली उन्होंने बोला एक काम करेगा तू, एक साउथ इंडियन सरदार बन जा। तो बोला ठीक है सर। तो बोला तू हाँ बोल दिया, साउथ इंडियन सरदार। सरदार। तो बोला सर मैं एक्चुअली आई वाज डूइंग अ शो व्हिच माय वाइफ वाज डायरेक्टिंग, मेरी जान हिंदुस्तान ईटीसी चैनल के लिए, और उस वक्त हम लोग सारे मतलब फुल इंडिया में घूमते थे। ऊटी में हम लोग गए थे जस्ट बिफोर आई मेट सतीश जी, और ऊटी में उन्होंने कहा कि एक कर्नल से मिलना है, कर्नल की इंटरव्यू लेनी है। तो हमने कहा इंटरव्यू लेना है। कर्नल निकले सरदार, अच्छा। सरदार जी तमिल में बात करना शुरू किया। हम्म। நீங்க தமிழா? बोले தமிழ் இல்லை சார், மலையாளி. हाँ मलयालम தெரியும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், तमिल நல்லா பேசுவேன்। आप चेहरा देखिए, और तमिल में इतनी खूबसूरती से बोल रहे हैं, पंजाबी थे, हार्डकोर पंजाबी, स्पोक सो वेल। तो मैंने सतीश जी को एग्जांपल दिया, तो बोले चल डन है, तू बन जा, तेरा नाम रखता हूँ मैं। तो मैं बहुत कुछ नाम दिया, पाउलोस वोलोस ऐसा होता है। नहीं नहीं रुक सुन, हाँ तेरा नाम है लकी अय्यर, इंडिया का पहला अय्यर जो बहुत लकी है। उनका लाइन था फिर, सरदार की शक्ल में मद्रासी, तुम हो कौन? कादर भाई। कादर खान साहब के साथ कैसा? कादर भाई के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने अच्छे वो अभिनेता थे, उससे कहीं बेहतरीन वो लेखक थे, और उससे कहीं बेहतरीन वो इंसान थे। उनके साथ क्या अनुभव रहा? उनके बारे में कम बात होती है बहुत। मैं वेरी सैड बिकॉज, लेकिन जब मैं फर्स्ट शॉट उनके साथ देना था, वो फिल्म में गायक है जो 7 बजे गाना शुरू करता है, सब लोग भाग जाते हैं, डर डर के सब दरवाजे बंद करते हैं, ये करते हो पूरे। क्या शूट किया था उन्होंने, राजीव जैन गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड सतीश जी गॉड ब्लेस हिज सोल, क्या शूट किया था उन्होंने, बाप रे। और वो गा रहे हो, और मुझे उनके पीछे जाकर उनको मारने का एक्शन करना था, नहीं उनको जाके रोकना था एक्चुअली ऐसे। जी। तो लवली सिंह सतीश जी के जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, वो सुरेश तो बराबर से करना, उस कादर भाई बहुत भड़क जाते हैं, ठीक से नहीं किया था, गाली दिया था किसी को, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं गया फर्स्ट, अभी इसने बोल दिया तो अंदर से मैं धड़ 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 धड़, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ पहुंचा, मैं ये करूँ, इसमें सीधा ये किया, तो पीछे देखा तो मैं ऐसा करने लग गया।
कादर भाई ऐसे देख बच्चों बच्चों रे यू नो और वो उनका अपना शुरू किया वापस लेकर वापस में ऐसा करने क्या हुआ है पसीना तो वो हंसने लगे और बोला सतीश को कहाँ से लाया तू यार तो बोला अरे वो साजिद के साथ करता रहता ना इक्के पे काम है अरे अच्छा ये तो मैं जानता हूँ मद्रासी वैसे अच्छा है बट वी गॉट अलोंग वेरी वेल तो बहुत सारी बातें हुई कादर भाई ने क्या क्या स्टोरी सुना है डायलॉग्स लिखते थे और उनका एक हैबिट रहा कि उर्दू में लिखते थे अच्छा ऑन द सेट्स कुछ ना कुछ लिखते रहते थे हमेशा और इंटेलेक्चुअली बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशंस हुआ हमारी उनके साथ तो वो उन्होंने भी एजुकेशन की जिक्र की कहा कि अगर अम्मी जान ने मुझे पढ़ाई में नहीं धकेलता तो मैं साबु सिद्दीक नहीं पहुंचता वहाँ पे प्रोफेसर नहीं बनता वहाँ पे ड्रामा करना नहीं शुरू करता वहाँ पे लिखना नहीं शुरू करता यू नो तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि माई मदर पुश्ड मी इनटू स्टडिंग एंड वेरी हैप्पी साबू सिद्दीक कॉलेज के थे और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई बाद में जॉनी लीवर असरानी साहब बोलते थे कादर भाई लिखते थे और हीरोज़ को अमिताभ बच्चन हो जिनको भी सबको स्क्रिप्ट जब पहुंच जाती थी उस टाइम हैंड रिटन तो वो लोग फ़ोन करके बोलते थे इसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं क्या ओ असरानी साहब ने किसमें कहा है इंस्टाग्राम पोस्ट में तो रिकॉर्ड करते थे डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है और इन सब एक्टरों के पास चला जाता था तो इट्स अ शेम दैट वी डोंट सेलिब्रेट कादर साहब कादर खान साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियंस एक्टर राइटर्स आई थिंक उनका भी मतलब जब उनके साथ ये हो सकता है कि लोग इतनी आसानी से भूल सकते राइट हैं इंडस्ट्री वाले तो मैं कौन हूँ ओके ओके सर आप खाना वाना पसंद करते हो फूडी हैं आप नॉट रियली मैं बहुत ही बेसिक टाइप का आदमी हूँ बहुत कम खाता हूँ बीवी कहती है तुम दिमाग इतना खाते हो तो कम खाओगे खाओगे लेकिन यार बस वेरी साउथ इंडियन मुझे बहुत प्रॉपर मल्लू हैं आप मतलब प्रॉपर मल्लू केले के पत्ते पे आप रसम खा सकते हो बिना एक भी बूंद नीचे गिराए हाँ नहीं वो कभी रसम आपने सिर्फ ऐसे डाल दिया तो गलत कर रहे हो आपको पहले एक माउंटेन बनाना पड़ता है राइस का उस माउंटेन में बीच में खड्डा बनाना पड़ता है उस रसम को उसके अंदर डालना पड़ता है लाइक वॉल्केनो उसके बाद वॉल्केनो नहीं है आप वो जो रोड डिगिंग मशीन चल रहे हैं यहाँ पर आजकल जैसे मुंबई भी जैसे भी उससे ऐसे खाना तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकल होएगा तो ऐसे ही मार लेना चाहिए वाइप तो फिर वो भी होता है पापड़ होता है वो फिर पापड़ कुछ होता है तो और भी मिक्स होता है उसमें कुछ मिक्सचर कुछ वेजिटेबल मिक्स होता है फिर एक अवियल बोल के एक चीज़ होती है जिसमें सारे वेजीज होते हैं वहाँ पर और जो मैं आजकल अवॉइड करता हूँ बिकॉज आई गॉट इश्यू विथ सूरन यैम तो मैं एलर्जिक तो मैं अवॉइड करता हूँ लेकिन बाकी सब चीज़ें ओलन अवियल कोट कोट दैट्स अनदर मिक्सचर ऑफ दाल के साथ फिर सांबार रसम पापड़ पिकल बनाना चिप्स बनाना चिप्स मुंह में पानी आ गया भाई मेरा भी सर मेरे को रसम राइस बहुत अच्छा लगता है खाने में सर वो रसम तो मेडिसिन जैसे भी यूज करते थे अगर जबरदस्त कोल्ड और दूसरे दिन स्कूल नहीं जाना है तो पहले हम लोग बोलते हैं कल नोज ब्लॉक्ड है रुक रसम बनता है वहाँ पे खुरू बड़ का रसम मतलब ओनली विद पेपर रसम ओके वो रसम खाने का आपका नाक कान आँख सब खुल जाता था एग्जैक्ट स्कूल में जा आपको बनाने आता है कुछ साउथ नो नो आई एम अ वेरी बैड कुक मैं सिर्फ ब्रेड बटर और अंडे बना सकता हूँ इंडियन और वो भी ज्यादातर उबले हुए अंडे वाओ क्या टैलेंट है टैलेंट है ट्रैवल और एंड हाँ मोस्ट फेवरेट फूड जी जब भी मैं बाहर जाता हूँ सिटी के बाहर और वापस आता हूँ कंपलसरी मुझे वड़ा पाव खाना ही है ओके तो वड़ा पाव नंबर 1 बाकी सब नंबर 2 मुंबई कर मुंबई का नो वड़ा पाव तो बाप रे बाप वो अपने आई स्टडीड इन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल वेले पार्ले वहाँ पे कैंटीन हुआ करता कामच कैंटीन तो अभी क्या है ना कि कुकिंग की एक आर्ट होती है उस बंदे में जबरदस्त हाथ में जादू था जैसे रिसेस का टाइम क्लोज आता था ना पहले वो वड़ा पाव का स्मेल ऐसे आके वो टॉम एंड जेरी में जैसे कभी कभी दिखते हैं टॉम ऐसे निकल जाता है उस फ्रेग्रेंस के साथ उस तरीके का हमने आओ हमारे पास आओ और उस वक्त एक वड़ा पाव मिलता था 25 पैसे में अच्छा 25 पैसे का वड़ा पाव लेना दोस्त डेज 3 भाइयों के लिए 75 पैसे ऑलमोस्ट रुपी वॉज नॉट पॉसिबल तो मंथ पे डैडी ने कहा कि चलो ठीक है तुम्हें खाना ही ना महीने में एक बार डब्बा नहीं आती थी हम लोग सब लोगों को वड़ा पाव मिल जाता ओ तो 25 पैसे जेब में से रख के जाके ऐसा कामत अंकल को देखे एक वड़ा पाव टपाक वो जो खाने में जो मजा आता था बाप रे बाप गुड गुड ओल्ड डेज या ओके
जाते-जाते सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया, आपने इस इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, आप में एक्टिंग की भूख अभी भी दिखती है, लेकिन आप फ़िल्मों में नहीं दिखते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत काम करना है। आई लव एक्टिंग, आई लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन एक कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए, हुँ, फिर एक अच्छी बात है, नो डाउट। एंड बाकी सब चीज़ों में लाइक मैं बोलता हूँ कि कोई नेपोटिज्म नहीं है इंडस्ट्री में। इट्स अ फॉल्स टर्म, दैट्स ओनली ग्रुपिज्म। एग्ज़िस्ट करता है आज भी? आई 100%, वो ग्रुप में अगर आपको घुसना है ओह! तो फिर आपका चलता रहेगा। मुझे पता नहीं, वो मैं किया ही नहीं। हालाँकि इतने बड़े-बड़े हीरोज़ के साथ काम किया हूँ, लेकिन मैंने कभी उनको उनके पर्सनल लाइफ़ में जाके उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि मैं क्या आके मिल सकता हूँ और समथिंग लाइक दैट। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोगों को पता है मेरे बारे में वो लोग मुझे बुलाएँगे, जिनको नहीं बुलाना है वो लोग नहीं बुलाएँगे। तो आई शुड नॉट स्टॉप एनीवेयर, तो कंटिन्यू करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो येस, आई बीन वेरी फॉर्च्यूनेट कि एक इंग्लिश फ़िल्म की भी ना बीच में हुँ, 2 दिन का काम था, एक कैमियो अगेन, तो कैमियो मास्टर बन गया हूँ। भूल-भुलैया में कैमियो, अभी एक फ़िल्म जो कर रहा हूँ मैं उसमें भी कैमियो कर रहा हूँ। तो अरे बट इट इज़ सैड सर ना, इट इज़ सैड, आई थिंक इट्स 30 नॉट ओनली सालों मी। के बाद भी अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके ऑडिशन देना पड़ता है और आई डोंट नो कि वो कैसे ट्रीट भी करते हैं। वो जानते हैं आपको? आपका काम जानते हैं वो लोग? एक बार गया था वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग एजेंसीज़ में, और वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया बच्चों के तौर बाने का, ये सुरेश जी है और ये फ़िल्मों में वापस आना चाहते हैं। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि किसी ने स्टैब किया मुझे। आई फेल्ट रियली बैड कि फ़िल्मों में वापस आना चाहते, मैं बाहर कब था? गए कब थे? बिकॉज़ गया नहीं, तो मैं ही हूँ। तो एंड दोज़ किड्स डिडन्ट रिकॉग्नाइज़ मी। तो मैं सोचा कि कुछ कहने से बेटर है कि काम से मतलब रखूँ, और मैं हाँ, हूँ करके अपना एक वहाँ पे एक टेप बना के मैं चला गया। तब दाढ़ी भी बढ़ाई थी मैंने, अलग सा रोल भी लिया। कुछ नहीं हुआ वहाँ से। आई थिंक इसमें फ़ॉलो-अप्स बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स भी है, लाइक टेस जोसेफ, उन्होंने बहुत मेहनत की, ये ऐसा करो, वैसा 2-3 जितने अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको लगा कि फिट हो रहा है, मुझे बुलाते हैं आज भी। तो लेकिन सैडली पहले ज़माने में कैसे, लाइक प्रोड्यूसर ने देखा कि अरे ये शो में से सुरेश मेनन को बुला। हुँ, दीवाने हुए पागल, डेविड सर ने बोला, यार सुरेश, वो जो कैरेक्टर तू रतन रियम्बस का करता है स्टार पार्टनर वन, में आ जाओ। पार्टनर में आ जा। वो नहीं रहा, वो नहीं रहा। एंड ऑल्सो लेट अस फेस इट एज़ अ फैक्ट कि जितने सारी कास्टिंग होती है आजकल रीजनल वाइज़ होती है लोग, तो वो टैलेंट ऑफ गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। हीरो लोग को अभी भी मौका मिलेगा कि आप बिहार से हो तो बिहारी प्ले कर सकते हो, लाइक ऋतिक रोशन डिड। बट सपोर्टिंग स्टार कास्ट एंड कॉमेडियंस को दे हैव टू स्टिल वेट कि ऐसी कोई फिल्म बनाए जो ब्रेनलेस कॉमेडी हो, बुलाए उसमें। उसमें भी नहीं बुला रहा है मुझे। अहमद खान, मैं जिंदा हूँ। वेलकम टू जंगल। वेलकम टू जंगल। तो ऐसे आई डोंट फील बैड। हाँ, आई फील कि जो है वो है। अगर ये लोग नहीं चाहते तो द थिंग इज नेक्स्ट, आई ऑलवेज टेल माय वाइफ हाँ। कि सी आई एम नॉट वरिड। मैं तो ट्राई करता हूँ, फ़ोन करके पूछता हूँ कुछ रहेगा तो बताना। बोला अरे यार हाँ, कुछ लोग तो मुँह पे बोलते हैं, अरे नहीं यार तेरा ब्रांड का कॉमेडी नहीं चलता है। वन ग्रेट डायरेक्टर टोल्ड मी, यू विल ऑलवेज स्लीप ऑन द बेड दैट यू मेड। ओह! तो बोला अरे वाह। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वेंट टू केरला, आई डिड अ फिल्म 2009 में विद मोहनलाल, ब्रह्मरम। ब्रह्मारम। I till date, I don't think anybody has been able to get me to do that role in Hindi films, you know. So I'm so proud. At least एक रोल तो है जो सीरियस रोल करना चाहते हैं सर आप? मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर एक, मैं वो हमेशा बोलता हूँ, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, हुँ, एक किलर है, तो लेकिन आपको मौका नहीं दिया गया। मौका देंगे भी नहीं ना, बिकॉज़ लाइक उन्होंने कहा कि यू ऑल स्लीप ऑन द बेड दैट यू मेड, है ना? तो मैंने ठीक है, ये अपना टाइम नहीं है। नहीं, मतलब गलत बात है सर कि एक आर्टिस्ट को इस दायरे में बाँध दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कर क्या सकता है? तो किसी ने मेरे मुँह पे एक बार बोला था, यार यू कैन आइदर डू अ गे रोल और यू कैन डू साउथ इंडियंस रोल, दैट्स ऑल। तो बोला हाँ, वो भी है। मतलब ब्रिंग इट ऑन, और क्या। मैं ज़्यादा सुनता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि एक लाइफ में टशन चाहिए। जितना बड़ा लोग हो उनके साथ टशन लेना। टशन मतलब ये नहीं कि जाके मारो, पीटो, ये करो। यू हैव टू डू समथिंग सो डिफरेंट कि कल दे विल बी फोर्स्ड टू कम टू, अरे यार! और वो हो ही जाता है लाइफ में। आई हैव सीन दैट। एक दुनिया एक गोल है, वो गोल में जहाँ से आपने शुरू किया कहीं न कहीं जाके आप वहीं पे रुकने वाले हो। आप पैदा हुए उसके बाद मरने वाले हो, फिर से पैदा होने वाले हो। तो आई बिलीव इन दैट सर्कल ऑफ लाइफ। इसलिए आई नेवर गेट बॉदर्ड।
थोड़ा अंदर से दुख हो जाता है, बाद में है तेरी बाढ़ में गए, एक वड़ा पाव खा लेते हैं या तो अपना फेवरेट ड्रिंक मार लेते हैं। ऐसे नहीं कि घर पे पीता हूँ समथिंग, बट पार्टी करता हूँ, अच्छे से करता हूँ बस। तो इसीलिए मैं अभी चाहता हूँ कि आई शुड पिवट टू समथिंग एल्स। कॉर्पोरेट का तो रहा ही हूँ, आई वुड लव टू गो बैक टू द कॉर्पोरेट जोन। तो एंड आई वांट टू डू इट माई सेल्फ नाउ, सो लेट्स सी। तो एक्टिंग छोड़ के करना चाहते हो या एक्टिंग के साथ? एक्टिंग चालू रखूंगा, बंद नहीं करूंगा मैं। एक्टिंग तो कभी छोड़ ही नहीं सकता हूँ। बट अब डिपेंडेंसी उस पर नहीं रखोगे आप? डिपेंडेंसी नहीं, एक्टिंग के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंडेंसी ऑन ग्रुप्स, डिपेंडेंसी ऑन ग्रुप्स, अच्छा वैसा। डिपेंडेंसी ऑन लॉबी। दिल्ली में क्या बोलते हैं वो, गोलगप्पे, गोलगप्पे बोलते हैं ना। हाँ हाँ। दिल्ली में बोलते हैं गोलगप्पे, मुंबई में बोलते हैं चाट। वो नहीं करूंगा। बहुत कुछ बोल दिया आपने। बहुत कुछ बोल दिया आपने। वो नहीं करूंगा मैं। कैसा लगा सर बात करके? विभू बहुत अच्छा लगा है, विभू बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक एक विभू डजंट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बट ही इज यंगस्टर, बीन अ राइटर, बीन वर्किंग सो मेनी कंपनीज, और कंटेंट के बारे में अच्छी तरह से उनको पता है कि क्या वर्क होता है, नहीं होता है। और आई थिंक विभू को मुझे यहाँ बुलाना और मुझसे बात करना, आई फील दैट्स माय ऑनर एंड थैंक यू सो मच। क्या बात कर रहे हैं सर, ये आप ज्यादा बोल दिए सर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिकॉज बहुत कम लोग इस तरीके से डाइसेक्ट करते हैं, एंड स्पेशली कंटेंट, बिकॉज आप कंटेंट जानते हो, आप एक कंटेंट कंपनी में काम करते हो। आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ जीके, ऑफ कोर्स जीके। हम लोग सब लोग ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जी, जी, साथ जी। में, रोशन अब्बास के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। रोशन अब्बास, एंकर को छोड़िए, सबसे पहला एंकर जो किसी को भी याद होगा रोशन अब्बास। हाँ हाँ। बाद में बच्चन साहब भी आए हाँ, केबीसी करने। हाँ। तो ऐसे मतलब मैं लोगों के लिए बता दूं कि जीके यानी गौरव कपूर और रोशन अब्बास हमारी कंपनी कथावर्स के इन्वेस्टर हैं। और कथावर्स नाम ही मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई रिस्पॉन्डेड क्विकली टू यू। इंस्टाग्राम में मैसेजिंग चल रहा था। राइट। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई मैसेज लास्ट वीक, जब आपने कहा आई जस्ट कम बैक फ्रॉम जी। जो मैं अपना ड्रीम्स के लिए गया था मैं दुबई में, हम्म। और वहाँ पे सब बातें होकर मैं यहाँ पर आया हूँ वापस। एंड जो आपका मैसेज आया तो आई कुडंट कम लास्ट वीक, लेकिन आई एम सो ग्लैड आई। मैं आपको अब छोड़ने वाला नहीं हूँ सर। बोलिए। ये तो पॉडकास्ट तो होता ही रहेगा, इसके बाद भी हम लोग और कोलैबोरेट करेंगे, जिस भी कैपेसिटी में हो बातचीत करेंगे, बैठेंगे, और बहुत सारी बातें जो कैमरे पे नहीं की जा सकती वो भी करेंगे। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर, you. बहुत अच्छा लगा सर। यही, अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा तो रिमेंबर वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री। करेक्ट, इट इज नॉट क्रिकेट कमेंट्री, डिजिटल कमेंट्री रे। पिताजी हमेशा कहा करते थे जहां पर वाईफाई हो डिजिटल तो होगा ही, और कमेंट्री अपने आप स्टार्ट होगा। समझना, देख के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।